नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपने आप में नायाब हैं। आज हम आपकी उनसे बात कराते हैं और मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि उन पर्सनालिटी का नाम है डॉक्टर अभिषेक गुलिया। डॉक्टर अभिषेक गुलिया कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और जेपी हॉस्पिटल नोएडा में आप प्रैक्टिस करते हैं, वहीं बैठते हैं। और उनका एक स्पेशलाइजेशन और है कि डॉक्टर साहब को 4 सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक गोल्ड मेडल किसी को मिल गया, 2 मिल गए, लेकिन 4 मिलना ये वास्तव में इनकी काबिलियत को दर्शाता है। डॉक्टर साहब बहुत शानदार काम कर रहे हैं कैंसर के क्षेत्र में। और आज हमारा आने का उद्देश्य भी यही था कि कैंसर से जुड़ी हुई जितनी भी भ्रांति हैं हमारे समाज के अंदर, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैं डॉक्टर साहब के पास आज हमारी टीम आई है। पहले हम बात करेंगे डॉक्टर साहब की जो जर्नी है, जो उनकी जीवन की यात्रा है, वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं। उन सब बातों पर बात करने के बाद फिर हम कैंसर पर बात करेंगे और जानेंगे कैंसर की जो बीमारी है, इस गंभीर बीमारी के बारे में, और आज के टाइम में इसका कितना इलाज कारगर है और किस किस पोजीशन पर जाकर कैंसर की जो पोजीशंस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ तक अभी जो साइंस है उस साइंस ने प्रोग्रेस की है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर अभिषेक गुलिया जी से और जानते हैं उनके जीवन के बारे में। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ पवार जी। मुझे आज आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसे काबिल डॉक्टर के पास आज बैठा हूँ और मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। उद्देश्य सीधा क्लियर है कि हमारे गांव के, देहात के जो लोग हैं वो कैंसर का जैसे ही नाम सुनते हैं डॉक्टर साहब, 50% तो मोरल उनका ऐसे ही डाउन हो जाता है। बिल्कुल, हाँ जी। कि भाई कैंसर हो गया, अब बचना मुश्किल है। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है, इस पर हम अभी आएंगे। तो डॉक्टर साहब, पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जन्म कहाँ हुआ? देखिए, मेरा जन्म हरियाणा राज्य के रोहतक शहर में हुआ। मेरे फादर वहीं पे प्रोफेसर के पद पे काम करते थे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में जी। और चूंकि हम वहाँ रोहतक में ही रिहाइश थी उस टाइम रहने का, तो मेरा जन्म रोहतक में ही हुआ। तो गांव भी आपका वहीं रोहतक के आसपास था या शहर से बिलोंग करते थे फादर? पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर की बात की जाए तो परिवार हमारा पीछे रोहतक जिले में ही एक गाँव है याकूबपुर जी, वहाँ से हमारी फैमिली बिलोंग करती है। मेरे फादर की जब रोहतक में एज अ प्रोफेसर जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन करी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में, उसके बाद वो गांव से फिर रोहतक आ गए। और तदोपरांत जब मेरी माता श्री की नौकरी लगी दिल्ली में एज अ टीचर, मेरी मम्मी टीचर है। आपकी मदर भी टीचर है? बिल्कुल, हाँ जी। इकोनॉमिक्स की टीचर है मेरी मम्मी। अब दोनों ही रिटायर्ड हो गए मेरे माता पिता। तो उसके बाद फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए जब मेरी उम्र शायद आयु 2 या 3 साल रही होगी जब दिल्ली शिफ्ट हुए। हाँ जी। अच्छा, जन्म आपका रोहतक में हुआ और फिर आप 2-3 साल की एज में आपके फादर दिल्ली शिफ्ट हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट आपकी जो एजुकेशन है वो दिल्ली में ही हुई? हाँ जी, सारी स्कूलिंग मेरी दिल्ली की है। बिल्कुल। तो जो आपकी प्रारंभिक एजुकेशन है, शुरुआती जो पढ़ाई है, वो आपने कहाँ से की? दिल्ली में मियांवाली नगर क्षेत्र में स्थित है दयानंद एंग्लो-वैदिक डीएवी स्कूल। वहाँ से मेरी सारी ही स्कूलिंग है। मेरी पूरी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा और एडवांस स्कूलिंग भी, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सारी मेरी दिल्ली डीएवी स्कूल से ही है। अच्छा, आर्य समाज के स्कूल से आप पढ़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हिंदी मीडियम ही होते हैं स्कूल या इंग्लिश भी सब्जेक्ट होता था? नहीं, सब्जेक्ट तो होता है लेकिन मीडियम शायद हिंदी, मुख्य रूप से हिंदी मीडियम ही होता है। तो 12th तक आप आर्य समाज मंदिर उसी उसमें डीएवी स्कूल? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी 12th में आपकी जो साइड थी वो पीसीबी थी आपके पास, क्या था? मेरे पास पीसीबी के अलावा मेरे पास मैथ्स भी था 12th में। पीसीएम भी बोलते हैं? हाँ जी। मेरे पास पीसीएम भी कहा जाता है। अच्छा, ओके। मैंने दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखे थे, इंजीनियरिंग के भी और डॉक्टरी के भी। लेकिन मूल रूप से जो मेरा रुझान था वो डॉक्टर बनने के प्रति ही था।
और इसके पीछे कुछ कारण भी रहे, क्योंकि मेरे दोनों ही जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे दादा और दादी, वो कैंसर से पीड़ित थे और कैंसर के चलते ही दोनों का देहांत हुआ। दादी खैर जब मैं स्कूल में था तभी वो कैंसर से पीड़ित हो गई थी, दादाजी कालांतर में चल के कैंसर हुआ उनको। तो परिवार में इतना कैंसर देखते हुए, इतनी ज़्यादा सफरिंग, इतनी ज़्यादा पीड़ा देखते हुए मैंने डिसाइड किया था कि मैं डॉक्टर बनना प्रेफर करूँगा। मतलब आप कि दादा दादी को कैंसर होने की वजह से जी आपने सोचा कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, और डॉक्टर में भी आपने ये सोचा कि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट बनूंगा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब जब 12th आपने पास कर ली तो MBBS की अपनी आपकी चॉइस थी या मदर फादर या किसी का कुछ था, आप ही की अपनी थी? 10th के बाद से ही ये डिसाइड हो गया था कि डॉक्टर बनने की कोशिश करनी है, पूरा अपनी तरफ से प्रयास करना है और उसी तरीके से पढ़ाई और एग्जाम्स की तैयारी वगैरह में थोड़ा थोड़ा रुझान लाना पड़ता है अगर आपको तैयारी करनी है तो। जी जी जी। 12वीं के बाद ऑल इंडिया एग्ज़ाम में भगवान की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से उसमें सिलेक्शन हो गया था। MBBS मैंने करी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बल्लारी से। तो डॉक्टर साहब आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 3 भाई बहन हैं। मेरी जो बड़ी बहन है वो अभी विवाहित हैं और उनके हस्बैंड हरियाणा गुड़गांव में रहते हैं जी। और मेरा एक छोटा भाई भी है जो मेडिकल लाइन से ही है जुड़े हुए, M फार्मा करके, वो एक कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो फिर आपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपने एग्जाम दिया होगा? बिल्कुल, हाँ जी जी। तो आज तो नीट होता है, पहले उस टाइम में क्या बोलते थे? उस टाइम उस एग्जाम को AIPMT कहा जाता था, ऑल इंडिया PMT एग्जाम। और लगभग 2 लाख, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 2,20,000 बच्चे हर साल उस एग्जाम को देते थे और उसमें से लगभग 2500 सीट्स होती थी MBBS की। ओके। सो काफ़ी टफ एग्जाम होता था। सीट्स आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उस टाइम पे काफ़ी कम सीट्स होती थी। उसमें रैंक आ जाया, किसी का अगर आ जाए, किसी के आ जाने से, रैंक आ जाने से काफ़ी खुशी की बात होती थी। तो आपका क्या रैंक था? मेरा उसमें 1700 रैंक था। अच्छा, 1700 रैंक। जी। तो फिर आपको कॉलेज मिला कर्नाटका में? जी जी। तो बेल्लारी वो कोई डिस्ट्रिक्ट है, क्या है? बेल्लारी एक डिस्ट्रिक्ट है और एक शहर भी है जहाँ पे माइनिंग का काफ़ी ज़्यादा काम होता है। और जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज कर्नाटका की अगर बात करूं तो सिर्फ 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उस टाइम पे, एक बेंगलोर में, एक मैसूर, एक हुबली और एक बल्लारी। बल्लारी काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ वो श्रीमती सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज जी के जो इलेक्शन में टकराव हुआ उस वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे। तो डॉक्टर साहब ये कर्नाटक में बेल्लारी में जो कॉलेज है, ये आपने चूज किया या आपको मिला ही था? अवेलेबल चॉइसेस में उस टाइम पे 1700 रैंक पे मेरे पास चॉइसेस थी गोवा की, तमिलनाडु में जा सकता था मैं, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ कॉलेजेस चुन सकता था, केरला में कुछ कॉलेजेस का ऑप्शन था, महाराष्ट्र में एक आध कॉलेज थे, ऑलमोस्ट साउथ की तरफ ही था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने फिर वहाँ उसको चूज किया? बिल्कुल, हाँ जी। तो फिर आपकी MBBS वहाँ उसी कॉलेज से हुई? जी जी। तो MBBS करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मुझे मास्टर्स कैंसर में करना है? प्रयास था, भगवान के आशीर्वाद से उसमें रैंक भी अच्छा आ गया तो मिल गया, तो बिल्कुल। तो मास्टर्स कहाँ से किया आपने? मास्टर्स मैंने किया PGI चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है और जिसका शुमार देश के बेस्ट कॉलेजेस में होता है। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया। जैसे मेडिसिन, सर्जन, आपका गायनी या डिफरेंट मास्टर्स में हम लोग बोलते हैं, तो कैंसर वाली जो मास्टर डिग्री है उसको क्या बोला जाता है पर्टिकुलर? MD। कैंसर की डिग्री अलग अलग तरह की होती है, जैसे ब्लड कैंसर्स की डिग्री, अगर किसी कोई ब्लड कैंसर में मास्टर है तो उसको बोलते हैं हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट। अगर कोई कैंसर की सर्जरी में आ जाता है उसको बोलते हैं ऑन्को सर्जरी। अगर कोई कैंसर के मेडिकल ऑन्कोलॉजी में आ जाता है तो उसको बोलते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। और अगर कोई रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में करता है तो उसको रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। तो जो मेरी मास्टर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसका नाम है MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। ओके, आप रेडिएशन के स्पेशलिस्ट हैं? जी जी। तो शादी हो गई डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम क्या करते हैं? वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं और दिल्ली में मालवीय नगर इलाके में स्थित रेनबो चिल्ड्रन एंड मदर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट के पद पे कार्यरत हैं। ओके। बच्चे 3 बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं तीनों? बिल्कुल, तीनों स्कूल में जी। तो मैडम से अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज, कैसे? MBBS के दौरान ही हम संपर्क में आए। आप क्लासमेट थे दोनों? हाँ जी हाँ जी, बैचमेट्स थे हम दोनों। बैचमेट्स थे, हाँ जी बिल्कुल। और
जैसे अभी आपने जिक्र किया गोल्ड मेडल का, सो मैं अपने बैच में फर्स्ट आया था। आपको MBBS में ही एक गोल्ड मेडल मिल गया था? जी MBBS में मेरा सर्जरी में, मेडिसिन में और एक सब्जेक्ट फॉरेंसिक मेडिसिन होता है, तीनों में गोल्ड मेडल थे। और ओवरऑल भी जो सारे 100 बच्चों का हमारा बैच था उसमें मैं प्रथम स्थान पे आया था जी। सो क्योंकि मैं लाइब्रेरी में बहुत रहता था और जो मेरी वाइफ हैं वो सेकंड आई थी। अच्छा। सो हम दोनों ही लाइब्रेरी में रहते थे, तो हमारा परस्पर आपस में फर्स्ट और सेकंड थे दोनों? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइफ मतलब साथ में ज्यादा रहना होता था, तो फिर एक दूसरे को जानने का मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपने अपना जीवन साथी? हाँ, मैंने ये चुन लिया था कि ये मेरे जीवन संगिनी, मेरा जीवन ठीक चलेगा इनके साथ। तो उनको भी वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है? वो पीडियाट्रिक्स में, ओके, पीडियाट्रिक सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट है वो जी। ओके तो मतलब दोनों लोग ही आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बड़ी बात है अपने आप में, बहुत शानदार। तो आप डॉक्टर साहब फादर प्रोफेसर थे, मदर टीचर थे, आप पर प्रभाव पड़ा दादा दादी का जी, और फिर आपने सोचा कि भाई मैं कैंसर की स्पेशलाइजेशन करता हूँ। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए? मेरे को प्रैक्टिस करते हुए 2008 से मैं कैंसर के पेशेंट्स ही देख रहा हूँ, सिर्फ कैंसर के। ओके। और जैसे MBBS में तो हम सभी तरह के रोगियों का उपचार करते हैं, इट्स मोर लाइक अ ग्रेजुएशन। उसके बाद से फिर यू हैव टू, हमें एक स्पेशलाइजेशन चुन लेनी होती है। तो मैंने 2008 से सिर्फ कैंसर ही देख रहा हूँ। तो आज मुझे ये करते हुए लगभग 14 साल हो चुके हैं। तो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई मास्टर्स करने के बाद? मास्टर्स करने के बाद जो एक बिल्कुल नेचुरल ऑप्शन था वो घर के पास राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल था। तो चंडीगढ़ से 3 साल चंडीगढ़ में बिताने के बाद और उसके पहले 6 साल कर्नाटका में बिताने के बाद, जो कि घर से लगभग 9 साल में दूर रहा। 9-10 साल का टाइम। बिल्कुल। तो उसके बाद मेरे जो पेरेंट्स थे दोनों ने कहा कि अब काफ़ी हो गया, अब घर आओ और घर के पास आके अपना काम करो। तो मैंने राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल ज्वाइन किया। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में 1 साल कार्य करने के बाद जो एक नया हॉस्पिटल उस टाइम पे बन रहा था साउथ दिल्ली में जी, जहाँ पे काफ़ी उन्नत टेक्नोलॉजी उस टाइम के लिए थी, नई मशीन लग रही थी, मैक्स हॉस्पिटल साकेत इलाके में स्थित है जी, वो ज्वाइन किया मैंने। 7 साल मैंने वहाँ पे काम किया। मैक्स साकेत में 7 साल काम करने के बाद मेरा एक स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हुआ, जो कि मुझे यूरोप में जाना था, जिसके लिए जी यूरोप में ही रहना था। एडवांस्ड कैंसर की जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको सीखने के लिए यूरोप में पोर्चुगल देश के लिस्बन राज्य में एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। पुर्तगाल बोलते हैं बिल्कुल। उसके लिस्बन, उसकी राजधानी है लिस्बन, उसमें एक बहुत ही एडवांस्ड कैंसर सेंटर है, शम्पाली मॉड सेंटर बोलते हैं उसको जी। सो वहाँ पे 6 महीने वहीं पे रह के मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट डॉक्टरल एडवांस्ड फेलोशिप मैंने वहाँ से हासिल की। 6 महीने में वहाँ रहा। तदुपरांत ये फेलोशिप के बाद मैं इधर जेपी हॉस्पिटल मैंने ज्वाइन किया। आपको ऑफर मिला था जी फेलोशिप का? ये सिलेक्शन होता था। सिलेक्शन होता है हाँ जी। तो कई बार तो बोलते हैं ना कि लोग पैसे दे के भी वहाँ जाते हैं, कि अपने कुछ खुद के खर्चे पर भी मतलब वहाँ करने जाते हैं। बिल्कुल, पैसे दे के जाया जा सकता है, लेकिन मेरा जो अगर कोई सिलेक्शन होके जाता है तो उसका सारा ही खर्चा दिया जाता है, रहने खाने का। और कौन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट वहन करती है या वो वाली गवर्नमेंट करती है? वो वाली गवर्नमेंट करती है। अच्छा, पुर्तगाल वाली। बिल्कुल। ओके। फिर वहाँ से करने के बाद आपने राजीव गांधी में और फिर ये अपना मैक्स में आ गए आप? वापस आने के बाद मैंने मैक्स नहीं ज्वाइन किया, उसके बाद से मैंने जेपी हॉस्पिटल ज्वाइन किया। अच्छा। तो पिछले लगभग 3.5 साल से मैं जेपी हॉस्पिटल में। ओके, मतलब वहाँ से आने के बाद फिर डायरेक्ट आप जेपी में आ गए? बिल्कुल। तो जेपी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बचपन कैसा था ऑलमोस्ट आपका? क्योंकि मदर फादर तो दोनों टीचिंग के प्रोफेशन में ही थे। बिल्कुल। तो पारिवारिक परिस्थितियां तो ठीक ही थी ऑलमोस्ट। ऐसा बहुत ज़्यादा संपन्न परिवार नहीं होता किसी भी टीचर का, जो भी हम सभी देखते हैं हमारे आसपास जो भी अध्यापक हैं। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा हमारे पेरेंट्स ने कभी हमारे ऊपर बंदिशें लगाई हों, या खास करके पढ़ाई के मामले में मेरे दोनों ही माता पिता बहुत ही ज़्यादा जागरूक थे और इच्छुक थे कि सभी बच्चे अच्छा पढ़ें। और इसी चलते मेरी जो सिस्टर है वो इंजीनियर बनी, मैं डॉक्टर बना। तो पढ़ाई के मामले में काफ़ी ज़्यादा घर में रुझान रहता था शुरू से ही। वो एनवायरनमेंट था। बिल्कुल। जब माहौल होता था एक घर में, वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की तरफ होता था शुरू से ही, बचपन से ही। आई थिंक मेरा काफ़ी ज़्यादा भगवान को धन्यवाद है कि मुझे ऐसे परिवार में जन्म लिया मैंने, कि उस माहौल के चलते मैं ये सब कर पाया जो मैं अपने जीवन में अब तक कर पाया। जी। बचपन में खेलने कूदना है, कुछ हॉबी थी कुछ उस टाइप की बचपन में जनरली रहती है, या पढ़ने पे ज़्यादा फोकस था? क्रिकेट खेला करते थे। मेरे ख्याल से क्रिकेट तो शायद हर कोई बच्चा खेलता ही होगा, शायद भारत का जो भी बच्चा है वो क्रिकेट खेला हुआ होगा। बिल्कुल।
सो पीजीआई चंडीगढ़ की भी क्रिकेट टीम में मैं था, और हमारा जो इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप हुई थी उसमें हम सेकंड आए थे, फाइनल्स में हम हार गए थे। लेकिन ये भी एक सत्य है कि जब से पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं आया कैंसर की लाइन में 2008 ऑनवर्ड्स, खेल खेलने का टाइम कम होता जा रहा है, जो कि एक गलत चीज़ है। क्योंकि जितनी बार भी मेरे से कभी कोई पूछता है कि कैंसर के रोग से रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, सो खेल और एक्सरसाइज, व्यायाम उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर चाहे मैं किसी को कुछ भी कहता रहूं कि आप खेलिए, लेकिन अगर मैं खुद ही नहीं कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बात है कि मुझे भी ये करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो आपकी लाइफ की जर्नी से जुड़ी हुई बातें हो गई, तभी आप दिल्ली में रह रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जनरली हम लोग आज भी देखते हैं कि पता चलता है कि उस आदमी को कैंसर हो गया, हाँ जी, तो उस आदमी के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली, उसके रिलेटिव्स, और वो 50% तो उसका मोरल ऐसा हो जाता है कि भैया बचना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कैंसर की जो बीमारी है इसकी अभी क्या पोजीशन है? क्योंकि पहले तो इसका ट्रीटमेंट उतना कारगर नहीं होता था, लेकिन अभी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप कैंसर को लेकर क्या सोचते हैं? ये आपने बहुत ही सही कहा कि कैंसर एक व्यक्ति विशेष की बीमारी ना होके पूरे परिवार की बीमारी है जी, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्ति को नहीं अफेक्ट करती बल्कि पूरे परिवार को ये उस पर असर आता है। रिलेटिव तक अभी मैंने कितना अपने इस 14 साल के करियर में मैंने कितना देख लिया कि एक जो रोगी होता है उसका ध्यान रखने के लिए बहुत बार उसके बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं जी। जो परिवार में कमाने वाला सदस्य है वो अगर इफेक्ट हो जाए तो सारे परिवार के वैसे पढ़ाई छूट जाती है। जो काम कर रहे हैं वो अपने काम को छोड़ के, अपनी नौकरी को छोड़ के अपने माता पिता का ध्यान रखने के लिए आ जाते हैं। सो न सिर्फ रोगी इससे ग्रसित होता है बल्कि पूरे परिवार का जो एक जीवन शैली है वो उथल पुथल होकर रह जाती है। उथल पुथल होकर रह जाती है। और कई बार तो इंटीरियर के जो लोग होते हैं, देहात के जो लोग होते हैं, उनको जमीन बेचनी पड़ती है, किसी को घर बेचना पड़ता है। चलो वो तो एक अलग चीज होगी, लेकिन इसका भय इतना है, भय की अगर बात की जाए, आधी, जैसे आप कहते हैं ना कि आधा तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है इंसान का। कैंसर शब्द ही एक ऐसा है कि इतना डर के साथ एसोसिएटेड है कि किसी को अगर ये कह दिया जाए कि आपको कैंसर की बीमारी हो गई है तो वो आधी जान उसमें से चली जाती है। जी जी जी। सो ये बात तो है ही, लेकिन खास करके आपको ये बात जान के बहुत खुशी होगी कि पिछले 15 सालों में, लगभग पिछले 2 दशक या 1.5 दशक में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली गई है कि कैंसर को 4th स्टेज में भी हम बहुत बार ठीक कर लेते हैं जी। हर कैंसर अलग होता है। सिर्फ ये कह देने भर से कि इसको कैंसर हो गया है ये नहीं उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि अब इसका मृत्यु निश्चित है। नहीं, बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जी। जैसे कि मुंह और गले के कैंसर्स बिल्कुल ठीक हो जाने वाले कैंसर्स हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में ये अनलेस एंड अनटिल ये बहुत बड़ा ना हो जाए बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लंग के कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ब्रेन में होने वाले ट्यूमर्स अगर ग्रेड 1 और 2 हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ग्रेड 3 और 4 के भी रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर हो गए हैं पिछले कुछ सालों से, लेकिन फिर भी हमें उसमें भी बहुत कार्य की आवश्यकता है। और इसी तरह फूड पाइप का जो कैंसर है इसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं इसके ट्रीटमेंट के मैनेजमेंट में। अब पहले ज़माने में इसमें सिर्फ सर्जरी की जाती थी, आजकल इसमें रेडिएशन और कीमो करने के बाद सर्जरी की जाती है अधिकतर केसेस में, और इससे इसके रिजल्ट्स लगभग 3 या 4 गुना बेहतर हो गए हैं पहले के मुकाबले। सो इसी तरह से बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको हम सर्विक्स कैंसर कहते हैं, या ब्रेस्ट कैंसर, 100 पेशेंट्स में से लगभग 80 पेशेंट्स सही उपचार के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सो अगर हम ये कहें कि हम बहुत ही अच्छे टाइम में हमने जन्म लिया, मानव इतिहास के इस पूरे मानव इतिहास में हमने जिस टाइम में जन्म लिया है, और शायद हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी उस टाइम पे और भी ज़्यादा कैंसर का ट्रीटमेंट अच्छा हो पाएगा। डॉक्टर साहब, इसकी जो बीमारी है कैंसर की, तो अभी इसकी कुछ कॉस्ट में भी कुछ डिफरेंस आया है या क्या है? नए टेस्ट्स आ गए हैं जिस वजह से शायद देखने सुनने में ये आता होगा कि टेस्ट की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन अगर इसको हम दूसरे नज़रिए से देखें तो एक टेस्ट जैसे कि एक पेट स्कैन
वो एक टेस्ट ही काफ़ी है। हम कई सारे टेस्ट जिसकी वजह से हमें कई सारे टेस्ट नहीं कराने पड़ते। जी। ना सिर्फ कॉस्ट में कमी आई है उससे, बल्कि उस टेस्ट की एफिशिएंसी भी बेहतर हो गई है। ओके। जहां हमें पहले गर्दन का सीटी स्कैन, चेस्ट का सीटी स्कैन या एमआरआई, और पेट का सीटी स्कैन और पेल्विस का सीटी स्कैन, 4 सीटी स्कैन कराने पड़ते थे, वहीं उसकी जगह पे अगर हम आज एक पेट स्कैन करा लें तो हमें ना सिर्फ गर्दन से लेके धड़ तक का, बल्कि ब्रेन और हड्डियां और बाकी भी हिस्सों का ज़्यादा अच्छी जानकारी मिल पाती है। सो कॉस्ट कम भी हुई है। हाँ, जो नई दवाइयाँ आई हैं, खास करके जो इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी है, ये मानने वाली बात है कि उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है अभी भी, लेकिन बहुत सारे पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे सोशल NGOs हैं, बहुत सारे सरकारी नीतियां हैं जिनकी वजह से इनको मदद मिलती है, सपोर्ट मिल जाता है इनको। या बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो कैंसर है जी, मतलब अब आप लोगों का, मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपका कहना ये है कि भाई कैंसर अगर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर है, घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपको जान के हर्ष होगा कि लगभग अगर 100 मरीज आते हैं ऑन एन एवरेज, अगर 100 मरीज आए हमारे पास कैंसर लेके, जो कि विभिन्न प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, विभिन्न स्टेजेस में हो सकते हैं, उनकी अलग अलग स्थिति हो सकती है। कोई सब ये कैंसर जो होता है जी, ये जनरली हमारे यहाँ, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में, मतलब धड़ से लेकर ऊपर का जो पोर्शन है उसी में होता है। पैर वैरों का तो इसमें ऐसा तो कोई कैंसर होता नहीं है। पैरों में बोन ट्यूमर होते हैं। अच्छा, बोन ट्यूमर होते हैं। बिल्कुल। सो दिल एक ऐसा ऑर्गन है जी, जिसमें कैंसर नहीं होता। ओके, बिल्कुल। लीवर कैंसर पे क्या कहना है आपका? लीवर कैंसर हमारा जो उत्तर प्रदेश मेरठ साइड एरिया है, जो गैंगेटिक प्लेन्स जिसको हम बोलते हैं, गंगा के जो प्लेन्स हैं, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लीवर और लीवर के नीचे पित्त की थैली होती है, पित्त की थैली के गॉल ब्लैडर बोला जाता है। गॉल ब्लैडर बहुत ज्यादा है यहाँ पे इस चीज का कैंसर। क्या रीजन है इसका? इस पे तो शोध चल रहा है अभी, इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है कि क्या है क्या नहीं, लेकिन जो अभी तक प्रिलिमिनरी जो एक सोच है वो ये है कि यहाँ के पानी में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरफ ज्यादा है लीवर और गॉल ब्लैडर का कैंसर। अभी डॉक्टर साहब, आपने सुना होगा कि ये दादरी के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ कंपनियां हैं। हाँ, अभी मैं लास्ट ईयर सुन रहा था कि वहाँ हर गांव के अंदर इतने कैंसर के पेशेंट हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे पंजाब क्षेत्र में एक कैंसर की स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, क्योंकि जितना भी वहाँ पे फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यानी जो कीटनाशक दवाएं बहुत सालों से प्रयोग हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ के जो पानी में चली गई हैं, जिस वजह से जो हम उसको पानी को यूज़ करते हैं, वहाँ के जो लोकल निवासी हैं, चाहे उसको हम कितना भी फिल्टर कर लें, वो उस कैंसर को, वहाँ पे कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है, वहाँ कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब ऑलमोस्ट ये है कि पानी की वजह ही है। बिल्कुल। कैंसर की पानी की वजह है, और बहुत कारण है। हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारे इनमें आजकल तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा हो गया है। आजकल तो लड़कियां भी बहुत ज़्यादा तंबाकू करने लगी सेवन, पहले इतना नहीं देखने में आता था जी। जितने भी यूथ हैं, जो युवा हैं, वो अपनी देखा देखी, अपना जो पीयर प्रेशर जिसको हम कहते हैं, अपने दोस्तों के चलते सारे तंबाकू और शराब का सेवन बहुत बढ़ गया है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, यानी कि जो हम काम किया करते थे, जैसे हम पहले खेती बाड़ी का काम बहुत था, गाँव में फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी, लेकिन आजकल हम थोड़ा सा आराम परस्त, जैसे एक प्रोग्रेस्ड नेशन की तरह होते हैं, हम संपन्न देश हो गए हैं। तो हमारा एक काम करने और मेहनत करने का, मेहनत कश जो एक जीवन था वो कम हो गया है। मतलब पहले तो फिजिकल एक्टिविटी होती थी मजबूरी, बिल्कुल काम करना ही है। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में फिजिकल एक्टिविटी पर्टिकुलर कोई उसका वो तो हो रह नहीं गया कि कोई कंपलसरी करनी है। बिल्कुल। लेकिन हमें अपनी फिजिक को सही करने के लिए, अगर आप खेत में काम नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी जिम के अंदर जाके कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सो अगर कोई मुझसे कहे कि सबसे ज्यादा खराब चीज हम क्या कर सकते हैं अपने शरीर के लिए, तो तंबाकू सबसे नंबर 1 पे है। तंबाकू अगर हम सेवन करना छोड़ देता है कोई इंसान, तो उसके कैंसर होने का रिस्क 50% तक कम हो जाता है एज कंपेयर टू जब वो तंबाकू ले रहा था। दूसरे नंबर की जो खराब चीज है वो शराब नहीं है, वो है मोटापा। अगर आपने मोटापा और तंबाकू दोनों खत्म कर दिए, तो आपने अपना जीवन में कैंसर होने का रिस्क लगभग 60% हटा दिया। इसके अलावा आपको अपने जीवन में एक्सरसाइज करना चाहिए, जो कि और 5% इसमें इजाफा करता है। आपको अपने जो खाने की चीज़ें हैं, जो खान पान है, उसमें रॉ यानी कि कच्चे फल सब्जियां लगभग 250 ग्राम प्रतिदिन लेने चाहिए। अनकुक्ड फूड यूज करना चाहिए। बिल्कुल।
कोई अगर यूं सवाल पूछे कि इसमें कितना व्यायाम हमें करना चाहिए, यूं तो डेली 1 घंटा कर देना या उससे ज़्यादा जितना व्यायाम किया जाए उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम हफ्ते में 5 दिन 30 घंटे व्यायाम करना ज़रूरी है। और वो व्यायाम कोई सा भी हो सकता है, वो योगा हो सकता है, वो जिम हो सकता है, वो जॉगिंग हो सकती है, वॉकिंग हो सकती है, लेकिन वो ऐसा एक्सरसाइज होनी चाहिए, ऐसा व्यायाम होना चाहिए जिससे हमारे को पसीना आए, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़े। ओके जी, उससे मतलब बहुत सारी बीमारियां, कैंसर नहीं इवन और बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे जो नंबर 1 किलर है हमारे देश में बीमारियों के मामले में, जी, सबसे ज़्यादा तो खैर लोगों की जानें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जाती हैं। सेकंड नंबर पे अगर बीमारियों की बात करें तो दिल के रोग सबसे ज़्यादा लोगों की जान लेने के कारण है हमारे देश में, और उसके बाद आता है कैंसर। ना सिर्फ कैंसर, बल्कि अगर हम ये सारी बातें जो मैंने बताया अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने वाली बातें, ये हृदय रोगों को भी बहुत कम करता है। सो ये बहुत ज़्यादा लाजमी है हमारे जीवन के लिए। कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं? सो अनफॉर्चुनेटली कैंसर का कोई एक सिम्टम नहीं है जी। अगर हम ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जाएं तो ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को होता है तो उसमें सिम्टम्स आते हैं सिर का दर्द होना, दौरे पड़ना, या किसी शरीर के एक अंग में लकवा मार जाना। जी, ये ब्रेन ट्यूमर्स के सिम्टम होते हैं मुख्य रूप से। मुंह के कैंसर्स या गले या गाल के कैंसर्स में वहाँ पे एक छाला होना, आमतौर पे वो छाला शुरू में पेनलेस होता है, यानी उसमें दर्द नहीं होता शुरुआत में। एक ऐसा छाला जिसमें जो कि छूने में सख्त है और जिसमें दर्द नहीं हो रहा है, ये ज़रूर कैंसर हो सकता है, इसकी ज़रूर जांच होनी चाहिए। फिर गर्दन में गांठों का होना, जैसे अगर हम देख रहे हैं और गर्दन में कोई गांठ सी महसूस हो, वो एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। फूड पाइप की अगर बात करें तो खाने का अटकना, जैसे रोटी ना खाया जाना या सॉलिड फूड नहीं खा पा रहे हो, फिर सिर्फ पानी या खिचड़ी दलिया सेमी सॉलिड्स खा पाना, ये एक फूड पाइप के कैंसर का सिम्टम हो सकता है। पेट के कैंसर में भूख का कम लगना, वजन में कमी आना, खून की कमी हो जाना शरीर में, ये सारे पेट के कैंसर्स में हैं। आंतों के कैंसर्स में मल में खून का रिसाव आना, खून आना मल में, या जो हमारी डेली स्टूल हैबिट्स हैं, जो हमारी मल विसर्जन की जो हमारी आदतें हैं, उसमें अचानक से बदलाव आ जाना, जैसे कि बहुत दिन कब्जी का रहना, उसके बाद दस्त लग जाना, ये सारे सिम्टम्स आंत के कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बच्चेदानी या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात करूं तो अनियमित रूप से स्त्रियों में रक्तस्राव होना, पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो जाना, और नीचे से गंदा पानी जाना, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के। सो अलग अलग कैंसर्स के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग जनरली देखते थे पहले जो ब्रेस्ट कैंसर होता था लेडीज को, तो ब्रेस्ट निकालने पड़ते थे जी, तो अभी क्या है पोजीशन? सो थैंकफुली जैसे मैंने पहले भी बताया कि पिछले 1.5 दशकों में हमने बहुत तरक्की की है मेडिकल साइंस ने, खास करके कैंसर एज ए साइंस ने। सो पहले ज़माने में ये सोच होती थी कि जितनी बड़ी सर्जरी की जाएगी उतना ही कैंसर की जड़ें या कैंसर के जो सेल्स हैं वहाँ पे रह जाने के चांसेस कम हो जाएंगे और इस बीमारी के वापस आने का चांस कम हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हमने ये जान लिया कि अगर हम उस गांठ को सिर्फ थोड़े से मार्जिन के साथ निकालें और उस ब्रेस्ट में रेडिएशन दे दें, सो हमारे चांसेस ना सिर्फ कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल से बराबर हो जाते हैं बल्कि थोड़े बेहतर हो जाते हैं। सो इसीलिए आजकल ज्यादा रुझान ब्रेस्ट को बचा लेने का है बजाय कि ब्रेस्ट को पूरा सर्जरी के द्वारा हटा देने का। हम लोग सुनते थे कि भाई किसी को यहाँ कैंसर हो गया तो पूरा हाथ ही काट दिया, हाँ, ऐसी सिचुएशन रहती थी। बिल्कुल, इसको आजकल हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में लिम्ब सैल्वेज सर्जरीज कहते हैं। अभी कल ही मेरे पास एक 15 साल का लड़का था जिसका घुटने में जाइंट सेल ट्यूमर था, और अगर आज से 15 साल पहले की अगर बात करें तो उसका पैर काटा जाता, लेकिन आज की डेट में इतने प्रोस्थेसिस आ गए हैं कि हम उसके पैर को न सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि उसकी चाल देख के, उसका जो फंक्शन है वो चलना फिरना देख के कोई कह नहीं सकता कि इसकी सर्जरी हुई है कैंसर की। ओके, बिल्कुल। मतलब अभी आपका ऑलमोस्ट ये कहना है कि कैंसर से अब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो जाए, बिल्कुल, डायग्नोज, और दूसरा स्ट्रांगली तरीके से। बिल्कुल, एक सही तरीके से सही उपचार मिलना और एक सही समय पे मिलना वो बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर अपने जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे शादी की सही उम्र एक लड़के की या लड़की की 20 से 25 या 28 ये उम्र मानी जाती है हमारे समाज में जी। इसी प्रकार कैंसर के उपचार की भी एक सही टाइम होता है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर हम इसको शुरू करें, कैंसर का उपचार करें, तो हमें न सिर्फ कम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा,
जैसे अगर मैं जीभ के कैंसर का उदाहरण दूं, तो अगर बहुत छोटे टाइम पे हमने इसकी सर्जरी कर दी, उसमें ना तो हमें कीमोथेरेपी की आवश्यकता है और ना ही उसमें रेडिएशन की आवश्यकता है जी। और हमारे 100 में से लगभग 95 पेशेंट्स बिल्कुल ठीक रहते हैं और कालांतर में बीमारी उनकी वापस लौट के भी नहीं आती है, जीभ वाला जो कैंसर है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमने जीभ के कैंसर को थोड़ा हमने और बड़ा होने दिया, वो एक बड़ा होकर लगभग 2 या 3 सेंटीमीटर का हो गया, लगभग एक नींबू जितना हो गया, सो हमें उसमें सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी, साथ के साथ उसमें रेडिएशन भी देनी पड़ेगी और शायद हमें उसमें कीमोथेरेपी भी देनी पड़ सकती है। इतना सब करने के बाद भी उसके बीमारी वापस आने के चांसेस एज कंपेयर टू अ छोटा कैंसर ज्यादा होते हैं। इसलिए न सिर्फ इससे इलाज के साइड इफेक्ट्स बढ़ गए, इलाज ज्यादा करना पड़ा, इलाज का खर्चा बढ़ गया, बल्कि उतनी सफल होने के चांसेस भी नहीं रहे। सो इसीलिए जितना जल्दी उतना अच्छा। डॉक्टर साहब, ये कीमोथेरेपी क्या है, क्या किस चीज से बनती है कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी वो दवाइयां हैं जो कि कैंसर्स में प्रयोग की जाती हैं। कीमोथेरेपी कोई एक दवाई का नाम नहीं है। कीमोथेरेपी लगभग अगर मैं कहूँ तो लगभग 250 से 300 तरह की दवाइयां होती हैं जिनको कीमोथेरेपी बोला जाता है। अभी डॉक्टर साहब कीमोथेरेपी का प्रयोग थोड़ा कम हो गया क्या इसमें कैंसर में, या कैसे है अभी, क्या देखते हैं? क्योंकि पहले तो जनरली मैं देखता था जो भी कैंसर सबको कीमोथेरेपी, किसी के बाल उड़ रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है। अभी इसका कुछ बदलाव आया है? सो ये भी एक भ्रांति है कीमोथेरेपी को लेके कि कीमोथेरेपी में बाल उड़ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है हमारे यहाँ पे। लेकिन कुछ कीमोथेरेपी की दवाइयां ऐसी होती हैं जैसे कि जो ब्रेस्ट कैंसर में प्रयोग की जाती हैं या जो अंडेदानी के कैंसर में प्रयोग की जाती हैं, जिनमें बाल बेशक उड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर कैंसर्स में जो कीमोथेरेपी की दवाइयां लगाई जाती हैं उनमें बाल बिल्कुल भी नहीं जाते हैं या थोड़ा बहुत फर्क पड़ता होगा जी, ठीक है। लेकिन आपने कहा कीमोथेरेपी का प्रयोग, अगर इस कैंसर की मैं अलग अलग पद्धतियां जो इसमें यूज होती हैं जैसे कि सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और जो नई पद्धतियां हैं जैसे कि टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इन सबको अगर मैं देखूं तो सबसे कम जिसका प्रयोग आजकल होने लगा है वो है सर्जरी। सर्जरी, जैसा कि अभी हमने ब्रेस्ट कैंसर की बात करी, पहले हम बड़ी बड़ी सर्जरीज करते थे, पूरी ब्रेस्ट निकाल देते थे, वहीं आजकल हम छोटी सर्जरी करते हैं। जैसे मैंने अभी पैर या हाथ काटने की बात की, जो बोन ट्यूमर्स होते थे उसमें पहले के पूरा का पूरा पैर या हाथ काट दिया जाता था, लेकिन अब लिमिटेड सर्जरी करके हाथ या पैर को बचाया जाता है। इसी प्रकार जो मैं ये गला, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, कंठ, लैरिंग्स जिसको बोलते हैं, यहाँ पे पहले सर्जरी की जाती थी, इसको पूरा वॉइस बॉक्स निकाल दिया जाता था, लेकिन आजकल सिर्फ इसमें रेडिएशन दी जाती है और वो बेटर इलाज है, उससे वॉइस भी प्रिजर्व हो जाती है, कोई परमानेंट सुराख भी नहीं करना पड़ता उसमें। प्रोस्टेट कैंसर की अगर बात करूं तो उसमें भी पहले सर्जरी की जाती थी, जिसमें आज सिर्फ रेडिएशन की जाती है। लंग कैंसर की अगर बात करूं उसमें पहले सर्जरी की जाती थी, लेकिन आजकल रेडियो सर्जरी की जाती है। सो सर्जरी का यूज काफी ज्यादा कम हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर्जरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। सर्जरी इज वन ऑफ द मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कैंसर के ट्रीटमेंट का, लेकिन सर्जरी जितनी बड़ी बड़ी की जाती थी उसका स्केल छोटा हो गया उसका। कीमोथेरेपी का भी काम थोड़ा सा, कीमोथेरेपी का जो प्रयोग है वो थोड़ा कम हो गया क्योंकि हमारे पास नई तरह की दवाइयां आ गई। हमारे पास इम्यूनोथेरेपी आ गई, टारगेटेड थेरेपी आ गई, हार्मोन थेरेपी आ गई। चूंकि अब ये दवाइयां कीमोथेरेपी से ज्यादा इफेक्टिव है, सो हम कीमोथेरेपी कई केसेस में नहीं देते हैं। जैसे प्रोस्टेट में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है, सो हम इम्यूनोथेरेपी का ज्यादा भी प्रयोग करने लगे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जेपी हॉस्पिटल में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ बैठते हैं, गांव देहात, हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, वहाँ पे 70 से 80% आबादी गांव देहात की है, और वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से एसोसिएट हैं या मजदूर हैं, उस टाइप के छोटे निम्न स्तर के लोग हैं जिन पे फाइनेंशियल पोजीशन उनकी ठीक नहीं होती। बिल्कुल। अब उनको बेटर ट्रीटमेंट अगर कहीं लेना है तो जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो इतनी लाइन होती है, इतना लोड होता है, तो आदमी ये सोचता है कि यार मेरा पेशेंट, मेरे घर का आदमी वो बच जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बीमारी के लिए ना आदमी अपना सर्वस्व दांव पर लगाने के लिए तैयार रहता है, ये आपने देखा होगा। तो उनके लिए कुछ आपके यहाँ कोई ऐसा प्लान है कि वो लोग भी यहाँ के कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं? देखिए, जितना जो अगर मैं इलाज के खर्चे की बात करूं तो जो भी बड़े अस्पताल हैं, जो दिल्ली में हॉस्पिटल्स हैं, उनसे अगर मैं कंपेयर करूं जेपी हॉस्पिटल, सो ऐसे अगर हम रेट टू रेट कंपेयर करें तो लगभग जेपी हॉस्पिटल के रेट आधे हैं एज कंपेयर टू द अदर बिग हॉस्पिटल्स इन दिल्ली एनसीआर। क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बहुत एक ज़रूरी चीज़ होती है। जिस इंसान शायद ज़्यादा पैसे भी दे दे, लेकिन क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ना ही करना चाहते हैं लोग। सो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑन पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। नहीं, वो मैं समझ गया। अभी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि एनजीओज हैं या कुछ उस टाइप का कुछ आप लोगों ने एक ऐसा सेटअप बना रखा है
कि भाई ये बहुत पुअर का गरीब पेशेंट है और एनजीओ जैसे संपर्क में रहती हैं, तो आप बोलेंगे भाई आप इनको सपोर्ट कर दीजिए, या उस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है? बिल्कुल, हमारे पास एनजीओज हैं, जो एनजीओज हमारे पास आती हैं कि जो मरीज इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते, वहन नहीं कर पा रहे, उनको वो सपोर्ट करते हैं। कई बार तो पूरा खर्चा दे पाते हैं, लेकिन कई बार आधा खर्चा देते हैं उनकी अपनी पॉलिसीज के अनुसार। हमारे पास बहुत सारे इंटरनेट पे लॉन्च हुए प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इम्पैक्ट गुरु वगैरह, जो पेशेंट स्टोरीज डालते हैं और वो क्राउड फंडिंग करते हैं, इस तरह के हैं। दूसरा, बहुत सारे मरीज हमारे पास प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं जी, सरकारी योजनाएं, इनका भी लाभ उठा पाते हैं। वो हमारे से लेटर बनवा के ले जाते हैं और वो अप्लाई करते हैं अपने जो लोकल गवर्नमेंट फंड से उनको पैसा मिलता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो आजकल मेडिक्लेम पॉलिसियां इतनी चल रही हैं को बड़ा उनका बड़ा योगदान है, बहुत ज़्यादा मेडिकल की उसमें। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बात पूछने का रीज़न ये था कि हमारे गांव देहात के जो लोग हैं वो बड़े हॉस्पिटल्स का नाम सुनने में और वहां पहुंचने में डरते हैं। अगर फाइनेंशियल स्थिति किसी की ठीक नहीं है तो वो हॉस्पिटल्स में आके, और बहुत डिफरेंट फील्ड में उस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, कुछ सोशल मीडिया का भी कुछ उसमें रोल होता है, कुछ गवर्नमेंट एमएलए एमपी मिनिस्टर्स के हेल्प से भी चीज़ें हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, और जिनको है वो स्ट्रांगली होकर कुछ इस तरीके का कुछ मैसेज आप दीजिए? सबसे ज़रूरी जो एक बात मैं आज कहना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो एक भ्रांति हमारे समाज में फैली हुई है, हम भी इसी समाज से आते हैं, आप और हम जी, कि कैंसर में अगर हमने बायोप्सी कर ली या पीस दे दिया तो वो कैंसर फैल जाएगा। कैंसर का जो एक रोग है, वो गांठ ही ऐसी होती है कि उसके अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, उसकी तासीर होती है कि वो फैलने की क्षमता रखती है। ऐसी गांठ को ही कैंसर कहा जाता है। चाहे हम उसमें से बायोप्सी लें, चाहे उसमें से बायोप्सी ना लें, वो फैलना ही फैलना है। ठीक है। सो बायोप्सी ना सिर्फ ये जानने के लिए ज़रूरी होती है कि ये गांठ कैंसर की है या और किसी रोग की है, बल्कि ये भी जानने के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि ये कौन से तरह का कैंसर है। जैसे लंग कैंसर अपने आप में कई तरह का होता है और उसमें उसी तरह का इलाज किया जाता है। इसीलिए बायोप्सी से ना डरें, बायोप्सी करवाएं। कैंसर का उचित इलाज बायोप्सी के बाद ही संभव है। इन भ्रांतियों से में ना जाएं, इनको ना सुने कि कैंसर का इलाज बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है। और सफल सुखी जीवन के लिए कैंसर का जितना जल्दी हो सके इलाज करवाएं। आजकल ज़्यादातर पेशेंट्स जो कैंसर के होते हैं और जो सही उपचार का चुनाव करते हैं, सही उपचार प्राप्त करते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अपना एक नॉर्मल सामान्य जीवन व्यतीत कर पाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो बहुत शानदार आपने मैसेज दिया। रेपुटेशन मीडिया हमारा जो चैनल है, हमारा जो प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं जी, वो हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ बोलेंगे, कुछ देंगे, कोई मैसेज हमारे चैनल के बारे में? रेपुटेशन मीडिया की मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। पिछले 14 सालों से काम करते करते मैंने जितना दुख दर्द देख लिया है अपने पेशेंट्स की लाइफ्स में, तो मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि कैंसर का हम ठीक से मुकाबला कर सकें, इसको रोग को कम से कम कर सकें। कैंसर होने के बाद उसका इलाज करवाना तो एक पार्ट है ही। कैंसर हो ही ना, हम अपने जीवन शैली में हम ऐसे कदम उठा पाएँ, और ये सिर्फ आप जैसे चैनल्स, आप जैसी जो पहल कर रहे हैं, इसी के तहत ये संभव है कि हम सारी जनता मिलके इस रोग को, एक तो इसका होने का चांसेस कम करें, इंसिडेंस हम कहते हैं इसको, इसके इंसिडेंस कम करें, और अगर ये हो जाए तो इसका हम सही तरीके से उपचार कर सकें। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और आपने बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, और हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो इससे लाभान्वित होंगे। और कैंसर से जो डरते हैं लोग, वो अब मुझे लग रहा है आज के प्रोग्राम के बाद उनकी जो भ्रांति है वो क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार, और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।